हेलो फ्रेंड्स, वॉरियर्स माइंडसेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम आपको एक और बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने खुद पर्सनली मुझे बहुत इंस्पायर किया है। उनके जीवन को अगर हम देखें या उनके जीवन में जो होने वाली चैलेंजिंग सिचुएशंस थी, जो घटनाएं थी और उसके बाद उन्होंने किस तरह से ओवरकम किया, ये सब काबिल तारीफ से तो बहुत ऊपर है। यस, दैट्स हाउ आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। सो मैं स्वागत करता हूं भूपेंद्र शर्मा जी का। भूपेंद्र शर्मा के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ही इज़ द वन हु इज़ रियली हैप्पी विद द लाइफ, बिकॉज जो ज़िंदगी आपके साथ करती है ना, उसके बाद भी आप ज़िंदगी को उसी जोश और जुनून के साथ जीते हो। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनका। इसके अलावा वो टेबल टेनिस में नेशनल क्वालिफाई कर चुके हैं, स्विमिंग में नेशनल तक खेल चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड इंटरव्यू नहीं है। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ और वो खुद बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में, आप सब लोग इनसे इंस्पायर होने वाले हैं। सो भूपेंद्र शर्मा जी, इस वॉरियर्स माइंडसेट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं मेरा पहला सवाल यहाँ से करूँगा कि ऐसा क्या हुआ था कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई? क्योंकि देखिए, मूल रूप से जब वीडियो में हम देख रहे हैं ना, तो हमारे सारे ऑडियंस को ऐसा लग रहा होगा कि यस, द यंग मैन एंग्री, एक बेहतरीन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। सो हाउ योर लाइफ चेंज? 2009 तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ऑर्डिनरी था। मैं कहूँगा नॉर्मल नहीं, सब कुछ ऑर्डिनरी था। 2009 के अंदर एक रोड एक्सीडेंट के अंदर मेरा जो एक पाँव है, राइट लेग जो है, राइट लेग, यस, वो कट गया था। और उसके बाद से मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल एक बार अपसाइड डाउन हो गई थी। वो टाइम तो वो था कि उस समय की फीलिंग्स मैं कैसे बताऊं कि उस समय तो लगता था कि बस अब दी एंड है, ये लाइफ मेरी ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट बन के ही रहना पड़ेगा। हमेशा हर काम छोटा हो या बड़ा, मुझे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और वो फीलिंग ऐसी भी थी क्योंकि मैं बहुत यंग था उस समय। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त जब ये हादसा आपके साथ हुआ? ये 2009 में हुआ था। तो 2009 में लगभग आपकी उम्र क्या रही होगी? शायद 22-23 साल। 22-23। सो उस वक्त आपकी उम्र 22-23 साल के आसपास थी, जैसा आप बता रहे हैं। तो बहुत यंग थे आप। हाँ जी। ऐसी यंग एज में इस तरह की चीज़ हो जाना, इट्स रियली चैलेंजिंग। कैसी फीलिंग्स थी उस वक्त? क्या विचार आपके दिमाग में आ रहे थे उस समय? जो सबसे पहला विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये आ रहा था कि अब ये वो टाइम था जिस समय मुझे मेरे माता पिता का सहारा बनना था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं मैं उन पे बोझ तो नहीं बन गया हूँ। राइट। तो उस समय मेरे मन में सिर्फ यही फीलिंग थी सबसे ज़्यादा कि कैसे मैं ये अपनी लाइफ जो है उसको कैसे आगे सस्टेन करूँगा, उन पे डिपेंडेंट होकर के, या उनके लिए, मतलब मेरे मन में ये फीलिंग थी। माँ बाप के मन में कभी ये फीलिंग नहीं होती कि हमारा बेटा आप सोच रहे थे कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीने वाला हूँ, मैं कहीं उनके ऊपर बोझ ना बन जाऊँ। एग्जैक्टली। क्या आप उस वक्त शादीशुदा थे? हाँ जी, मैं शादीशुदा था। ओके। तो ये एक और बड़ी जिम्मेदारी थी कि ऐसी सिचुएशन में आप मम्मी पापा और अपनी वाइफ, और आई थिंक आप उस वक्त बच्चा भी था? हाँ, एक बेटा था मेरा, छोटा था जी। तो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन रही होगी आपके सामने कि अब मैं कैसे इस परिवार के साथ इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन पाऊँ। एग्जैक्टली। सो ऐसा क्या हुआ जिसने आपको पूरी तरह से वापस उठने के लिए जुनून दे दिया आप में? ऐसा कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद हम टूट जाते हैं। एग्जैक्टली। हम इंसान हैं, स्वाभाविक है कि पूरी तरह से हट्टे कट्टे थे, नौजवान थे, और एक दिन पता चलता है कि घटना में हमारा पैर नहीं रहा, अब हम चल नहीं सकते हैं, हमें सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी। तो ऐसा क्या हुआ जिसने आप में वो जुनून भर दिया, जोश भर दिया? ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं शेयर करने जाऊंगा आपके साथ और व्यूअर्स के साथ, सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा बेटा छोटा था, गोदी वाला था उस समय, और वो बेड के बिल्कुल साइड में सो रहा था, दूसरी साइड करवट लेकर के, और मैं उससे शायद 8 फीट दूर पे ऐसे ही सोफे पे बैठा था। जी, आप उनसे कुछ दूरी पे बैठे हुए थे? हाँ। और उसने थोड़ी सी करवट ली, मुझे लगा वो गिर नहीं जाए,
और मैं उसका सहारा बनने के लिए आगे बढ़ के उसको रोकने के लिए गया, मैं भूल गया था कि मेरा एक पाँव नहीं है। तो वो तो आधा करवट लेके वापस सीधा हो गया, लेकिन आप गिर बट मैं गिर गया। और उस समय मेरे अंतर्मन से ऐसी आवाज आई कि मुझे खड़ा होना है अपने पाँव पे, मुझे इसका सपोर्ट सिस्टम बनना है, इसको मेरी बहुत ज़रूरत है। ये तो एक छोटा सा वाकया है, इसको आगे मेरी हर जगह ज़रूरत पड़ेगी और मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। राइट। सो दैट डे यू फील कि यस, नहीं, मुझे वापस एक्टिव होना होगा, सपोर्ट सिस्टम बनना होगा। राइट। तो उसके बाद आपने कैसे अपने आप को उसी एनर्जी के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हम समझ सकते हैं कि जब आप पूरी तरह से हेल्थी हैं, फिट हैं और फिर एक पैर नहीं रहता आपका, तो सबसे पहले तो आपको ये मानसिक रूप से स्वीकारना होता है और उसके बाद शारीरिक रूप से, और फिर इन दोनों को कैसे नॉर्मल रूटीन में लाया जाए। तो आपने ऐसा क्या क्या किया जिससे आप वापस रूटीन में आने लगे और आप बेटर करने लगे, क्योंकि उसी के बाद आपके सारे अचीवमेंट हुए हैं। आपने नेशनल खेला है टीटी में, स्विमिंग में किया है, आप रनिंग करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, इतनी सारी चीज़ें उसके बाद आपने अडेप्ट की हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहा था? ये सर ऐसे हुआ था कि जब तक वो इंसिडेंट नहीं हुआ था बेटे वाला, उससे पहले तक मेरे एक्सीडेंट के बाद में मैं एक बार भी रोया नहीं था। ओके। और मेरे मन में ऐसा था कि जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, बट ये लाइफ भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मैं थोड़ा बहुत भी कहीं चलने फिरने लायक, घर से बाहर निकलने लायक हो जाऊंगा जी, तो मैं कहीं बहुत दूर जा कर के मैं बहुत चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, अपनी सारी भड़ास निकालूंगा, रोऊंगा। बट वो जो इंसिडेंस हुआ बेटे वाला, उसके बाद में मैंने कहा नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे उसका सपोर्ट सिस्टम बनना है और मुझे वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ आना है। क्योंकि एक जब आप, ये आपका इंटरनल कमिटमेंट था? ये मेरा इंटरनल कमिटमेंट था, क्योंकि उससे पहले तक मेरे साथ ऐसा था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे खाना खाना अच्छा नहीं लगता था, खाना खाती वॉमिट हो जाती, पानी पीता वॉमिट हो जाती, मतलब बॉडी ने कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका था, अंदर से आप जीने के लिए तैयार नहीं थे। एग्जैक्टली ये हो रहा था उस समय। और उस दिन के बाद से चेंज ये हुआ कि मैं वापस से ना थोड़ा सा खुश मिजाज होने लगा, बेटे के साथ थोड़ा थोड़ा खेलने लगा। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार खड़ा होना है। फिर मैंने सब किया कि भाई मुझे कहाँ से फुट बनाना है, कैसे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अभी भी क्या क्या बाकी है चीज़ें जो हो सकती है। और फिर मैं पॉजिटिव थिंग्स की तरफ आया। फिर मैंने एक कंपनी से फुट लगवाया जी। और उसके बाद में बेटे के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना शुरू किया, मतलब एक बॉल लेकर के उसके साथ थोड़ा बहुत फुटबॉल ही खेलना शुरू किया, इन्वॉल्व होना शुरू किया। और खेलते खेलते मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब जितने टाइम मैं खेल रहा हूँ उतने टाइम मैं बाकी सारी चीज़ें भूल करके इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। तो यहाँ से ये हुआ कि यार मुझे खेल की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना है। वाओ, दैट मीन्स जो एक समय ऐसा था जब आप पूरी तरह से हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे और जीने की जो चाहत थी वो नहीं थी, जो वजह थी ना, जो वजह थी वो आप छोड़ चुके थे, लेकिन वो वजह मिली, जैसे आपने बताया कि बच्चे के बारे में जब सोचा तो वो वजह मिली आपको और उसके बाद आपने स्वीकार करना शुरू किया, चेंज करना शुरू किया और फिर ये भी देखा कि जितने समय आप खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ, आप सब कुछ भूल गए हैं। मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। एंड देन द नेक्स्ट चैलेंज कि हाँ अब और भी कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, सो इंस्पायरिंग। अब जब आपने ये सोचा कि और भी कुछ किया जा सकता, फिर ये स्पोर्ट्स में कैसे आने शुरू हुआ? क्योंकि जितने भी आप मैंने देखा है बहुत सारी दौड़ लगाते हुए आपको, माउंटेनिंग करते हुए और आपके स्पोर्ट्स के अचीवमेंट के बारे में, तो फिर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि मैं जयपुर के अंदर ही हॉस्टल में रह के पढ़ता था। तो हमारे हॉस्टल के एक जूनियर है, वो मुझसे मिलने के लिए आए और उसने आके बोला कि भैया आपको याद है अपन टीटी रूम के अंदर पूरी रात अपन टेबल टेनिस खेलते थे? कहा हाँ मुझे याद है। तो बोले चलो अपन उस याद को ताज़ा करते हैं, अपन एक बार चलते हैं। और वो मुझे अपने साथ हॉस्टल ले गया, वहाँ टीटी रूम पे हमने टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया। अच्छा। और थोड़ी सी देर खेलने के बाद ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार आई कैन प्ले दैट, अपन ये गेम खेल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्योंकि उस समय मेरी फीलिंग यही थी, क्योंकि वो मेरे साथ इसी तरीके से खेल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। राइट। बट मेरे दिमाग में यह है कि मैं ये खेल खेल सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने स्टेडियम जाना स्टार्ट कर दिया कि मैं इस गेम में थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ, मैं पैरा गेम्स में शायद जा सकता हूँ, और नहीं तो मैं इंजॉय कर सकता हूँ इस गेम को। सो दैट मीन्स वो एक छोटा सा लम्हा कि कोई एक साथी, पुराना साथी आपको लेके जाता है और आप खेलना शुरू करते हैं, एंड वहाँ से वो स्पार्क शुरू हो जाती है, और फिर स्टेडियम जाना और फिर मूवमेंट करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना। हाँ, दैट मीन्स एवरी मोमेंट इज स्पेशल। कोई भी मोमेंट शायद ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब बनता है जब आप उस चीज़ में डिसाइड करते हो। वो सिर्फ टेबल टेनिस खेलना आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट था, बिल्कुल, बिकॉज उसने आपको एक स्पार्क दिया। स्पार्क दिया उसने, बिल्कुल सही है। देन हाउ यू अचीव नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचे आप? किसी ने आपको ट्रेन किया, कोच किया? हाँ, वहाँ पे जुगल किशोर जी वहाँ पे कोच थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि यार आप आ रहे हो, थोड़ा सा और जल्दी आओ। राइट। और उन्होंने खूब सारी वो जो टेबल टेनिस की बॉल्स होती हैं वो मुझे दी। अब बोले आप सिर्फ एक सर्विस की प्रैक्टिस करो। उन्होंने मुझे 2-3 तरह की सर्विस बताई। बोले आप सिर्फ एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करो, पहले इसमें आप थोड़ी सी महारत करो, उसके बाद फिर आप नॉर्मल गेम स्टार्ट करो। तो कई दिनों तक मुझे ऐसा लगता था क्या एक ही काम कर रहे हैं, बट उससे मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और फिर वहाँ पे जो लोग आते थे खेलने तो वो भी मुझे अच्छा सपोर्ट करते थे, मुझे सिखाते थे। और इसी तरह से वहाँ पे होने के कारण या कोच के कारण या उस माहौल के कारण मुझे पता लगा कब कहाँ कौन से गेम्स हो रहे हैं, और मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। राइट। और इसी तरह मैं स्टेट और फिर नेशनल तक पहुँचे। सो आपने बताया था कि किसी कारणवश वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, नेशनल तक पहुँचे, लेकिन किसी कारणवश वो रुक गया था। फिर उसके बाद आपने दूसरा गेम अडेप्ट कर लिया, स्विमिंग, क्योंकि आपने देखा कि एक रास्ता रुक गया है, दूसरा शुरू करो। जिंदगी ने जिस तरह से चैलेंज दिया, वापस से उठ खड़े हुए। एक गेम रुक गया, एक लेवल पर आने के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? देन हाउ डिड यू स्टार्ट स्विमिंग? कैसे शुरू किया आपने स्विमिंग? क्योंकि जब मैं टीटी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट हुआ और किसी कारण से मैं जा नहीं पाया, तो उसके बाद मेरे को ऐसे हो गया कि यार मुझे खेलना ही नहीं है। थोड़ा जिद भी आ जाती है, थोड़ा गुस्सा भी होता है, गुस्सा आता है। तो मैंने कहा कि अब ये गेम खेलना ही नहीं मुझे, अब कुछ और करेंगे। तो ऐसे करके मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी। और ऐसे मैं स्टेडियम में ही जाता था। और एक बहुत अच्छी बात हुई मेरे साथ हमेशा लाइफ में, हर जगह जी, मेरे आसपास जितने भी लोग आए, जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए, वो सब लोग इतने अच्छे थे, इतने सपोर्टिव थे और इतने ज़्यादा एनकरेजिंग और मोटिवेटर थे, मैं कहूँगा, कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। स्विमिंग के लिए भी मैं जब जाना स्टार्ट किया तो SMS में ही स्टार्ट किया था मैंने जी। तो वहाँ पे मेरे से उन्होंने कोई फीस वगैरह भी नहीं ली। बोले सर आप तो आओ और प्रैक्टिस करो। राइट। तो ऐसे करके वो स्विमिंग स्टार्ट हो गई। सो जब आपने तय किया, उसके बाद एवरीवन वाज सपोर्टिंग, सिचुएशन आपके लिए उसी तरह से बनने लग गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको करना था, आपको आगे बढ़ना था। यस। और स्विमिंग में भी आप नेशनल तक पहुंचे। फिर आपने बताया कि कोई हेल्थ इशू था जिस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लाइफ में किस तरह से जा रहे थे, फिर एक हादसे में दाएं पैर का खराब हो जाना, उसके बाद टेबल जैसे तैसे करके खड़े हुए टीटी खेल रहे हैं और नेशनल लेवल तक आ गए, देन उसका रुक जाना, और फिर स्विमिंग में भी आप नेशनल क्वालिफाई कर गए, फिर उसका भी रुक जाना। सो कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू यू? ऐसा नहीं आया कभी आपके दिमाग में? आया, मेरे दिमाग में बहुत बार आया। बट मुझे एक लाइन हमेशा याद रहती है कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स टू यू and 90% how you respond to it. Oh wow. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond. Amazing. So inspiring. तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचूंगा तो मैं प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करूंगा। राइट। और मैं ब्लेसिंग्स के बारे में सोचूंगा तो मैं ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करूंगा। तो मैं हर चीज़ में पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढने लग गया कि भाई रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट मेरा एक पाँव गया घुटने के नीचे से। मैं मेरी फैमिली के लिए आज भी पूरा हूँ, है ना। आज मैं लोगों के लिए हो सकता है कि लोग ऐसे सोचे कि यार इसके कुछ प्रॉब्लम है या डिसेबिलिटी है, ये इसके एक अंग कम है, नहीं है, बट मेरे फैमिली के लिए तो मैं पूरा हूँ, मेरे बच्चों के लिए पूरा हूँ, मेरे माँ बाप के लिए पूरा हूँ, मेरी वाइफ के लिए मैं पूरा हूँ।
तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मैं पॉजिटिव पार्ट देखूं कि मैं हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। एक ही पाँव हो गया है, ये पॉजिटिव पार्ट है। यस, हर एक सिचुएशन में आपने उन पहलुओं को देखा जिससे आप आगे बढ़ सकते थे, बिल्कुल सही। वो नहीं देखे जिससे आप रुक जाते, तो आपने संभावनाएं देखी। हाँ जी। और ये बहुत इंस्पायरिंग स्टेटमेंट है कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू, बट हाउ यू रिएक्ट और रेस्पॉन्ड इट्स 90%। भूपेंद्र सर, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपने एक के बाद एक ट्राई किए हैं। आपने स्विमिंग किया, आपने टीटी खेला, लेकिन रनिंग भी आपने अडेप्ट किया है क्योंकि आप लगातार दौड़ते रहे। सो रनिंग कैसे स्टार्ट किया आपने? इसमें ऐसा हुआ था सर कि मैं मेरे बेटे को साइकिल सिखा रहा था, और उस समय वो साइकिल सीख रहा था, तो मैं उसके सीट को पीछे से पकड़ के और इस तरह से उसको आप उसे साइकिल चलाना सिखा रहा था मैं। उसने 2-3 पैडल तेज मारे और मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, मतलब वो सीट जो है वो छोड़ दी मैंने। अब उसे ब्रेक मार के साइकिल रोकना नहीं आता था। अच्छा। और थोड़ा आगे जाती बोला पापा पापा, बैलेंस बिगड़ गया। हाँ, और मैंने कोशिश की मैं भाग करके उसको गिरने से बचा लूं, बट मैं उस तक पहुंचा उससे पहले वो गिर गया। उस दिन मुझे ये बहुत ऐसे रियलाइज हुआ कि यार मुझे थोड़ा सा और तेज भागना था, मुझे उसको रोकना था, मुझे उसको गिरना नहीं देना था। मैं बचा सकता मैं उसको बचा सकता था। अब मैं कैसे भाग सकता हूँ, मैंने उसके लिए ट्राई किया कि मेरे जैसे लोग कैसे भाग सकते हैं। तब मुझे पता चला कि एक रनिंग ब्लेड आती है, उससे रनिंग कर सकते हैं। कौन लोग हैं इंडिया में जो ऐसा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा उनके बारे में देखा, और उसके बाद फिर मैंने रनिंग ब्लेड ली, और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट की। पहले मैं रात के टाइम रनिंग करता था कि मतलब ज़्यादा लोग मुझे देखे नहीं। हाँ, थोड़ा अजीब लगता था कि हाँ, इसलिए आप अकेले में दौड़ते थे, तो इसलिए मैं रात को दौड़ता था। राइट। उसके बाद में जब मेरे को दौड़ते हुए कुछ लोगों ने देखा और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मेरे को, जो मुझे ऐसे लग रहा था कि लोग सोचेंगे यार कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके पाँव देखो कैसे हैं। ऐसा नहीं था, बिल्कुल ही जो सीन चेंज था। लोगों ने इंस्पायर किया, लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने इतना मोटिवेट किया मुझे कि उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार तो मुझे किसी मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। और वहीं से शुरुआत हुई कि मैं मैराथन वगैरह में भी जाने लगा। और वहाँ पे भी देखो मेरी लाइफ का जो कुछ भी मैंने अचीव किया है ना, मैं हाथ जोड़ करके वो सब कुछ है ना उन लोगों को डेडिकेट करता हूँ जो लोग मेरे आजू बाजू थे। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करी, अदरवाइज मैं इतना कुछ भी नहीं कर पाता। सो इंस्पायरिंग, यू आर सो ग्रेटफुल फॉर एवरीवन जिन लोगों ने आपको मदद की, सपोर्ट की, एनकरेज किया। और मुझे लगता है यही एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ाता है। हम कंप्लेनिंग हो सकते हैं या हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी लोग हमें बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो और इस तरह से रनिंग को आपने अपना वो बनाया कि आप अपने डे टू डे लाइफ में रनिंग लेके आए। सो इंस्पायरिंग। आपको लाइफ ने एक सिचुएशन दी कि आप उसमें ये सोच सकते थे कि काश मैं ये कर पाता, ये मुझसे नहीं हुआ, मैं अब क्या करूं। जबकि आपने ये सोचा मैं क्या करूं कि मैं और तेज दौड़ूं और मैं इसकी मदद कर पाऊं, उसको गिरने भी ना दूं। सो इंस्पायरिंग। तो आपने लाइफ को पूरी तरह से जवाब दिया है अपने जिंदा दिली, जोश और जुनून के साथ। कई बार ऐसा होता है लाइफ में भूपेंद्र जी कि लोग कुछ सिचुएशंस में रुक जाते हैं। और स्वाभाविक भी है, हम इंसान हैं, हम तकलीफ में हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो कई बार जब हम रुक जाते हैं या बहुत प्रयास के बाद भी वो नहीं पा पाते जो पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज, ऐसे साथियों के लिए एक मैसेज, क्योंकि वो कोशिश तो कर रहे हैं, ये कोशिश की भी है उन्होंने। आपकी लाइफ अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। तो मेरे उन साथियों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? उन सब लोगों के लिए तो यही मैसेज दूंगा कि आप पॉजिटिव पार्ट को देखें, जो मैंने अभी रिसेंटली बोला कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप ये काम करने लायक हैं। और किसी भी तरह की कोई भी रुकावट जो है वो रोक नहीं सकती अगर अपना माइंडसेट उसके लिए पॉजिटिव है। राइट। सो ऑल इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। बिल्कुल। सो दैट मीन्स आपको हर एक सिचुएशन में उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है। चाहे आप प्रॉब्लम में है तो भी ये देखें कि ये प्रॉब्लम आपको किस बात के लिए तैयार कर रही है, क्या स्ट्रेंथ दे रही है। यस, बिल्कुल। सो इंस्पायरिंग। आपके बस मैं एक और ख़ास मैसेज मेरी ऑडियंस की तरफ से आपको दे देता हूँ कि आप जैसे लोगों के होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। आप अपनी इस पॉजिटिविटी को बाकी लोगों तक पहुँचाते रहें, रुके नहीं, कुछ ना कुछ करते रहें। जिस तरह से आपने एक के बाद हार नहीं मानी और चलते रहे।
और आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, जो कि आपको होना चाहिए था, जो हैं आज आप। तो बस यही हमारी भी आप लोगों के लिए, आपके लिए प्रार्थना है कि यस, कीप गोइंग विद दैट, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है आपके परिवार को और उसके बाद बहुत सारे लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू Friends, this is all about the attitude. Life is not what happens to you. Life is how you responding. जिस तरह से भूपेंद्र जी ने इतनी सारी सिचुएशंस जो इनके फेवर में नहीं थी, एक पैर खो देना किसी हादसे में, उसके बाद चलने फिरने लायक नहीं होना और फिर वापसी करना और ज़िंदगी को उसी जुनून के साथ जीना, कोई इनसे सीखे। सो ऐसी ही कहानियों के साथ, ऐसे स्टोरीज के साथ फिर हम वॉरियर्स माइंडसेट सीरीज में फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ हमारे इस वीडियो पे आप लोगों की फीडबैक जरूर चाहिए यार, सो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू।